एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। तो दोस्तों वेलकम टू यूनिक सीरीज। मैं हूं अनुपम। जैसा कि दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे थ्योरी ऑफ मशीन और यूनिट 1, 2 और 3 हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 के बारे में। ओके, यूनिट 4 क्या है? यूनिट 4 हमारा है बैलेंसिंग एंड गवर्नेंस। यानी जो यूनिट टोटल 4 है उसमें हम बैलेंसिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं और गवर्नर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कि जो बैलेंसिंग है और गवर्नर में उसके अंदर में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्ट वाइज सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले बात करते हैं बैलेंसिंग के बारे में। बात करते हैं तो बैलेंसिंग में पढ़ना है पहले इंट्रोडक्शन के बारे में। स्टैटिक बैलेंसिंग क्या होती है, डायनामिक बैलेंसिंग क्या होती है, बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास की कंडीशन में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो हमें पढ़ना है। टू प्लेन बैलेंसिंग, ग्राफिकल मेथड एंड एनालिटिकल मेथड क्या होते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रिसिप्रोकेटिंग मास के बारे में, यहां से डेरिवेशन और न्यूमेरिकल भी आपके आते हैं एग्जाम पे, एंड बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल सिलेंडर इंजन के बारे में। यानी ये सारे टॉपिक हमें बैलेंसिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट गवर्नर के बारे में। ये आपका गवर्नर वाला टॉपिक थोड़ा इजी पड़ेगा क्योंकि आपने प्रीवियस कहीं ना कहीं इसको पढ़ा है। ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, टाइप ऑफ गवर्नर के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, और हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के बारे में, ग्रेविटी कंट्रोल एंड स्प्रिंग कंट्रोल सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के बारे में, हंटिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के बारे में, और इनर्शिया गवर्नर के बारे में। ये क्या है, सारे टॉपिक हैं गवर्नर के अंदर। ये एक तरीके से टाइप्स हैं सारे, जो हम क्या करने वाले हैं, वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। और लास्ट हम पढ़ेंगे इसकी इफोर्ट के बारे में एंड पावर ऑफ गवर्नर के बारे में, क्या फार्मूला है और डेरिवेशन विथ न्यूमेरिकल, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। गवर्नर से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट की पार्ट 1 में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, स्टैटिक बैलेंसिंग के बारे में एंड डायनेमिक बैलेंसिंग के बारे में कि क्या होता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं पहला। तो पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में बैलेंसिंग के बारे में कि बैलेंसिंग क्या होती है। देखो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बैलेंसिंग, आपको समझ में आती है। कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो बैलेंस है, यानी कि सपोज दैट मैंने मान लिया ये कोई छड़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ द फोर्सेज हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ द मास लग रहे हैं, मास लग रहे हैं तो फोर्स लग रहे होंगे, मल्टीपल टाइप के फोर्स इसमें मास लग रहे हैं। एक रोटेटिंग पार्ट है, बट क्या है, अगर ये बैलेंस नहीं है तो क्या करेगा, जब ये मूव करेगा तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। इस डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग का यूज करते हैं, जिससे ये जो पार्ट है वो अच्छी तरीके से मूव हो पाए। तो बैलेंसिंग का मतलब क्या समझे, जो भी फोर्स लग रहे हैं इस पे, वो नेट फोर्स जीरो हो जाए। ठीक है, और जो मोमेंटम इसमें क्रिएट हो रहा है वह भी एक तरीके से जीरो हो। तो उस कंडीशन में जो पार्टिकल है वो अच्छी तरीके से वर्क करेगा। यही कंडीशन हमारी कहलाती है बैलेंसिंग की। तो समझो बैलेंसिंग का मतलब क्या है। कहता है कि बैलेंसिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग श्योर दैट नेट फोर्स एंड नेट फोर्स एंड नेट मोमेंटम एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग पार्ट आर द रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम इज आर द जीरो। कोई भी पार्टिकल है मूव कर रहा है किसी तरीके से, या रोटेटिंग पार्ट हो सकता है या रेसिप्रोकेटिंग पार्ट हो सकता है, इसमें नंबर ऑफ द फोर्सेस काम कर रहे हैं। सपोज दैट मैंने मान लिया F1 काम कर रहा है, F2 काम कर रहा है, एक तरीके से मूव भी कर रहा है, बट जो नेट है, इसका नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स में क्या है, सिग्मा एफ हो सकता है, यानी रिसिप्रोकेटिंग मास जो है नेट फोर्सेस वो क्या है, अगर जीरो है तो वह कंडीशन हमारी बैलेंसिंग की कहलाएगी। अच्छा क्यों, जैसे हमारी लाइक इंजन होते हैं, टरबाइन होते हैं, अगर वो अनबैलेंस है तो क्या होगा, अगर कोई चीज अनबैलेंस है तो क्या क्या होगा। सीधी सी बात है, अगर कोई ये पार्ट की अगर ये अनबैलेंस होगा तो इस तरीके से मूव करेगा। आपने देखा होगा, आपने बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, अगर वो अनबैलेंस होता है तो क्या होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं नॉइस क्रिएट होती है। अब नॉइस क्रिएट होगी, उसकी बीयरिंग जो लगी होती है साइकिल में वो भी क्या हो जाएंगी, क्रैक हो जाएंगी या डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो ये क्या होता है, अगर बैलेंस नहीं है कोई पार्ट तो इस तरीके से कंडीशन आती है। तो हम कह सकते हैं वाइब्रेशन हमें देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। नॉइस क्रिएट होगी अगर अनबैलेंस है तो,
वियर एंड टियर होगा और बीयरिंग जो फेलियर्स हैं वह भी क्रिएट होते हैं अगर हमारा कोई पार्टिकल जो भी जिसमें नंबर ऑफ द फोर्सेस लग रहे हैं अगर वो अनबैलेंस है। सपोज दैट हमें जो बैलेंसिंग है वो क्यों पढ़ना जरूरी है, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑपरेशन स्मूथ होगा अगर हमें पता होगा तो, ठीक है। जो इंक्रीज मशीन लाइफ हो जाएगी, मशीन की लाइफ इंक्रीज होगी, उसमें जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे और जो अननेसेसरी स्ट्रेस लग रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, रिड्यूस हो जाएंगे। ये होता है बैलेंसिंग का इंपॉर्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव। समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन का पार्ट। क्या होता है कि जब स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा धीरे धीरे ले जाऊंगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको धीरे धीरे चलना है, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा और एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक आपके होने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैटिक बैलेंसिंग। ठीक है, स्टैटिक बैलेंसिंग क्या कहता है? स्टैटिक बैलेंसिंग कहता है कि ए सिस्टम ऑफ रोटेटिंग मास, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ द मासेस है, रोटेटिंग मास है, is said to be static balance if the combined mass center of the system lies on the axis of the rotation। ठीक है, ये हमारा एक एक्सिस ऑफ द रोटेशन है। यहाँ पे क्या हो, सारे जो मासेस वो लाइज कर रहे हैं। अगर इस तरह की हमें कंडीशन देखने को मिलती है, दिस इज कॉल्ड द स्टैटिक बैलेंस। ठीक है, पढ़ते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं। सपोज दैट मैंने मान लिया M1 M2 एंड M3 क्या है, मास है जो रिवॉल्व कर रहे हैं इस रेडियस, जो रेडियस है। सपोज दैट M1 है, उसका R1 है, M2 R2, M3 R3। ठीक है, इस तरीके से एक सेम प्लेन पे दिस इज द प्लेन, ये हमारा क्या है, सेम प्लेन पे क्या है, सारे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो ईच मास प्रोड्यूस करेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करेगा एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। दिस इज, इस तरीके की कंडीशन हमें मिलती है तो स्टैटिक बैलेंस की कंडीशन आती है। सपोज दैट मैंने कंसीडर कर लिया, अब मैं आपको डेरिवेशन जो बता रहा हूं यहां से ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे एग्जाम में न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया एफ बी द वेक्टर एक सम ऑफ है जो जितने भी फोर्स लग रहे हैं M1 M2 एंड M3। ठीक है, और ये लेट मैंने MC किया हुआ है, तो मैंने मान लिया एक वेक्टर जो फोर्स सम है वो F है। अगर हम कोई भी पार्टिकल हमारा क्या है, रिवॉल्विंग की कंडीशन में रोटेटिंग के है, तो F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है, M R ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसकी हेल्प से मैंने मान लिया M1 के लिए M1 है, ये R1 है। ठीक है, ये हो गया। M2 के लिए इसी तरीके से मैंने M3 के मान लिया, M3 के लिए मैंने कंसीडर कर लिया। जो भी हमारी ये सपोज दैट एक रोटर के पार्ट है, रोटर की तरीके से हम कंसीडर कर रहे हैं इसको, तो रोटर इज सेड टू बी द स्टैटिकली बैलेंस इफ द वेक्टर सम F इज द जीरो। मैंने यहाँ पे डिफिनीशन में एक पॉइंट लिखा था कि जो भी सारे फोर्सेस होंगे स्टैटिक बैलेंस है, कंबाइन है, मास ऑफ सेंटर लाइज ऑन एक्सिस ऑफ द रोटेशन, लेकिन यहाँ पे जो एफ है वो सारा क्या होता है, जीरो होता है। यानी जो भी फोर्स लग, यानी इसको मैं जीरो के बराबर पुट कर सकता हूँ। तो मैंने मान लिया एफ इज नॉट जीरो, अगर सपोज दैट, तो वेक्टर इज क्या होगा, अनबैलेंस होगा। ठीक है, अगर एफ क्या होगा, ये जीरो के बराबर हो गया तो बैलेंस है, लेकिन अगर एफ नॉट जीरो है तो वो जो रोटर है वो बैलेंस नहीं होगा। इसकी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, काउंटर वेट को कंसीडर करना पड़ेगा। इस काउंटर वेट को मैंने कंसीडर करने के लिए MC एंड द RC कंसीडर किया। ओके, ये कंसीडर कर लिया मैंने, तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, अगर देखें, अगर इस तरीके से हमें कंडीशन देखने को मिलती है तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं बैलेंस की कंडीशन को लेने के लिए M1 के लिए, M2 के लिए एंड M3 के लिए, और जो हमने एक एक्स्ट्रा काउंटर वेट कंसीडर किया उसके लिए इक्वल द जीरो। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसे ही पूछा जाएगा और एक आपको ये अननोन होगा और यही आपको फाइंड करना पड़ेगा कि RC क्या होगा एंड द MC क्या होगा। ओके, चल, मैंने क्या माना था, जो मैंने ये वाला जो पार्टिकल कंसिडर किया इसको, अभी मैंने इसको जीरो के बराबर ले लिया, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि M1, क्योंकि यहाँ पे जो ओमेगा है वो सबके लिए सेम है, ओमेगा ओमेगा और ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको इक्वेशन यहाँ पे फाइंड हो गई। तो यहाँ पे कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड आइदर, ये जो M है वो C है और वो RC है, सिलेक्टेड एंड वन ऑफ अदर कैन बी कैलकुलेटेड, यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है,
लेकिन इन जनरल पे अगर हम देखें तो सिग्मा एम आर है, वो क्या है, वेक्टर है जो एक तरीके से जीरो के बराबर है। तो हम कह सकते हैं, यानी ये सम है ना, ये सम ही तो है, M1 R1 M2 R2, फार्मूला एक तरीके से बनेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिग्मा एम आर प्लस एम सी एंड आर सी इक्वल टू द जीरो। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, देखो, दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व आइदर मैथमेटिकली और ग्राफिकल। मैथमेटिकल इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये ग्राफिकल मेथड होता है, तो मैथमेटिकल मेथड ज्यादा आप सॉल्व करें क्योंकि वो इजी आपको यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि सपोज दैट इसको मैंने प्लेन की कंसिडर किया, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये एक्स एक्स है, एंड दिस इज द वाई है, और ये क्या है, जेड। क्योंकि यहाँ पे आपको थीटा गिवन होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सपोज दैट M1 अगर हमारा यहाँ पे रोटेट कर रहा है, तो इस एक्शन से यहाँ पे थीटा 1 होगा, और यहाँ पे क्या है, थीटा 2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक थीटा 3 होगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, थीटा C होगा। समझ में आ गया? तो मैं कह रहा हूँ कि टू सॉल्व द मैथमेटिकली डिवाइड इन ईच इनटू एक्स एंड जेड कंपोनेंट, मैंने क्या किया, इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, एक्स है, वाई है और जेड है। तो इस कंडीशन में मैं कह सकता हूँ कि सिग्मा एम आर कॉस थीटा होगा एंड एम सी आर सी कॉस थीटा सी होगा। लेकिन अगर कोई कंपोनेंट ब्रेक होता है तो साइन थीटा कॉस थीटा में, साइन थीटा कॉस थीटा में ब्रेक होता है। तो जो हमारी दूसरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एम आर साइन थीटा एंड एम सी आर सी साइन थीटा सी। यानी ये दो इक्वेशन हमें यहां से मिल गई। ठीक है, अगर मैं दोनों को इक्वल करूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये माइनस के टर्म में जाएगा, और ये साइन थीटा वाला भी माइनस के टर्म में जाएगा। तो कहने का मतलब इजी वे में हमें एक इक्वेशन और दो इक्वेशन यहाँ पे फाइंड हो गया। ठीक है, ये एक डेरिवेशन है, बिल्कुल इजी है। अगर आप इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के कंसीडर करें कंपोनेंट में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इस तरीके से आप अगर समझेंगे तो आपको इजी होगा न्यूमेरिकल करने में। ठीक है, तो मैंने मान लिया। अब मैंने क्या किया, इसको, ये जो इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है, इसको स्क्वायर किया और ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसको स्क्वायर किया, ऐड किया, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो एमसी एंड आरसी मिल गया, और ये वाला जो टर्म है वो हमारा रूट में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, ये 2 नहीं है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है तो ये वाला टर्म हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको क्या होगा, थीटा की वैल्यू पूछेगा। क्या पूछेगा, थीटा की। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि आपको तीन चीजें पूछेगा, या फिर थीटा पूछेगा क्योंकि ये अननोन है, या आरसी है ये अननोन रहेगा, या फिर एमसी है ये अननोन रहेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस यही न्यूमेरिकल आता है। तो यहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब जैसे ही आपको ये चीजें समझ में आती हैं तो यहाँ पे देखो, इन दोनों को मैंने क्या किया, एक तरीके से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये वाला टर्म कैंसिल हुआ। ठीक है, देखो, इसको अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ दोनों को, तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ना, इसको ऊपर ले लो एक तरीके से, तो tan थीटा सी हो गया, और ये हो गया माइनस एम आर साइन थीटा एंड एम आर कॉस थीटा। तो ये वाला टर्म आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन याद रखना है। अगर देख मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो, एक एक हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट है, और यहाँ पे एक हॉरिजेंटल है, एक वर्टिकल कंपोनेंट है, और यही हमें क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में अगर आ गई हो तो जो मैं फॉर्मूला भी यहाँ पे बताया हूँ, इसी बेस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलो समझते हैं इस न्यूमेरिकल को। ठीक है, चलो, इस वाले फिगर को थोड़ा आप याद रखना, यहाँ पे मैंने कॉपी नहीं किया हुआ है, तो आप इस वाले फिगर को एक बार याद रखना। ये जो आपको यहाँ पे गिवन है, ये वाला, ठीक है, इसी की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलो समझते हैं न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है, क्या क्या गिवन है, और हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, जब तक न्यूमेरिकल ना करो जब तक समझ में नहीं आएगा दोस्तों। बार बार कह रहा हूँ, थ्योरी पढ़ने के बाद छोटा सा न्यूमेरिकल आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझते हैं। कह रहा है कि सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, माउंटेड है ऑन ए शाफ्ट पे, कैरीड 3 अटैच मास 4 kg 3 kg एंड 2.5 kg। ठीक है, सपोज दैट मैंने पीछे आपको एक चीज बताई थी, सपोज दैट मैंने मान लिया कि ये कोई प्लेन है, दिस इज एक्स प्लेन मैंने मान लिया। चलो भाई, मैंने इसको एक्स प्लेन मान लिया। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे तीन मास काम कर रहे हैं, दिस इज M1, यहाँ पे काम कर रहा है M1 एंड दिस इज द R1। ठीक है, और यहाँ पे कहीं काम कर रहा है, दिस इज द M2, क्योंकि यहाँ पे एंगल गिवन है। ये मत समझना कि मैंने ऐसे ही एंगल दे दिया, आप एंगल दे सकते हो, नो इश्यू। मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ पे एंगल गिवन है।
ठीक है। और यहाँ पे कितना एंगल है, 3 kg है, तो मैंने मान लिया M2 है, यहाँ पे M2 है एंड क्या है R2 है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने मान लिया यहाँ पे कहीं ये M3 होगा एंड R3 होगा। एक अननोन भी हमारा कहीं होगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये क्या होगा, MC एंड द RC, ओके। ये मैंने ऐसे ही नहीं कंसीडर किया, देखो यहाँ पे कह रहा है कि द रेडियल डिस्टेंस गिवन है आपकी 75, 85 एंड 50, और आपके एंगल भी गिवन है, यानी 45, 135 एंड 240, यानी ये एंगल आपको भी गिवन है कितना, 45। फिर इसके बाद आपको ये एंगल भी गिवन है यहां से यहां तक कितना, 135, और आपको ये एंगल भी यहां तक गिवन है कितना, 240, ठीक है। यानी ऐसे नहीं लिया गया है, आपको सारी चीजें गिवन है। तो चलो थोड़ा सा लिखते हैं फिर पढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि द एंगुलर पोजीशन आर द मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, कह रहा है कि फ्रॉम द रेफरेंस लाइन along the x axis, along x axis के determine the amount of काउंटर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। काउंटर जो वेट है उसका लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पे आरसी की वैल्यू गिवन है 75 है, रिक्वायर्ड द स्टैटिक बैलेंस, तो स्टैटिक बैलेंस की बात कर रहा है कि कितना होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, चलो लिखते हैं। यहाँ पे हमारा जो M1 है वो गिवन था, कितना था, 4 kg था, 4 kg। जो M2 है वो कितना था, 3 kg था, ठीक है, 3 kg था। और जो यहाँ पे M3 है वो कितना था, 2.5 kg था, ओके। इतना आपको क्वेश्चन गिवन था। यहाँ पे R1 भी आपको गिवन है, कितना है, 75 mm है, एंड R2 भी आपको गिवन है, कितना है, 85 mm है, और जो R3 है वो भी आपको गिवन है 50 mm है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ आपको गिवन है। अब कह रहा है कि जो θ1 है वो भी आपको गिवन है 45 है, जो θ2 है 135 है, एंड जो θ3 है वो कितना है, 240 है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझना चाहिए, क्योंकि सेम जो मैंने ये बताया है इसी की हेल्प से वन बाय वन हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक? चलो यहाँ पे मैंने बताया आपको, यहाँ पे जब मैंने पढ़ाया था M1 और R1 की जरूरत पड़ेगी, किसकी, M1 और R1 की जरूरत पड़ेगी, सम की। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है, वो आपकी मर्जी कैसे आप निकालें। तो मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ M1 एंड R1, ठीक है। 75 इंटू 4 यानी 300, 300, ठीक है। M2 एंड R2 ये 85 इंटू 3 ये हो जाएगा 255, एंड M3 एंड R3 ढाई 125, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। यानी M1 R1 M2 R2 M3 R3 R4, चलिए देखो मैंने अभी जस्ट बताया था, इसे आपको कंपेयर करके चलता हूँ। ये मैंने जो इक्वेशन बताई थी इसकी हेल्प हम लेते हैं। यही बताया था मैंने कि ये वाला आपको यूज करना है, आगे ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि मैं यूज करने वाला हूँ सिग्मा एम आर प्लस एम सी एंड आर सी इक्वल टू द 0, ठीक है। इसी को जो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, इसको यहाँ पे आपको लेना है बस कॉस थीटा के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे आपके एंगल गिवन है, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको जब ये समझ में आ गया है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, पहला कितना 300 है, M और R1 कितना है 300 है, और यहाँ पे क्या होगा cos 45, ठीक है। ध्यान से देख लेना, ये 45 है तो M1 और R1 मिल गया है, cos 45 हो जाएगा, एक बार sin 45 हो गया, फिर 255 cos 125 cos, तो बस इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूं प्लस, कितना था हमारा 255, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 135 प्लस 125, 125 एंड cos 240, ओके, 240 प्लस क्या था एम सी आर सी एंड cos थीटा सी इक्वल टू द 0। ये इक्वेशन मैंने मान ली 1 है, देखो यही मैंने बताया था। यहाँ पे इस वाले टर्म से कलर चेंज करता हूं, ये वाला जो टर्म है, ठीक है।
ये एक बार साइन के साथ लेना है, एक बार कॉस के साथ, एक बार साइन के साथ, ठीक है। बेसिक है, बाकी अब हम आगे जब थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे तो और शॉर्ट में करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि ये इजिली शॉर्ट भी हो जाएंगे। अभी आपको समझा रहा हूं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट वाली जो इक्वेशन बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 300 क्या हो जाएगा, साइन के टर्म में होगा, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साइन में टूटता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट टूटता है, तो साइन और कॉस में आएगा। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये हो जाएगा साइन 135 प्लस 125 साइन 240 प्लस MC RC and sin theta C equal to 0. This is the equation. Okay. अब हमें क्या करना क्या है, जो इक्वेशन है देखो, मैंने क्या बताया था, फाइनली आपका निकलता क्या है, अगर आपको इसको और इसको ऐड करेंगे, चाहे इसको ऐड करो, और एक कलर चेंज करता हूं, यानी एक सेकेंड, हाँ, चाहे ये वाली इक्वेशन 1 2 मान लो, चाहे इसको इक्वेशन 1 मान लो, आएगा तो यही ये वाला टर्म। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसी को यूज करते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे समझते हैं आगे। यहाँ के बाद तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ MC एंड RC। ओके, मैंने बताया यहाँ पे क्या है, रूट है, कितना है, रूट है। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना कैलसी से, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये मिलने वाला है -30.68 का होल स्क्वायर। समझो, बार बार कह रहा हूं, ध्यान से समझना है। यहाँ पे मैं लिखा है MR cos थीटा के लिए, MR sin थीटा के लिए, यानी ये वाली इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे तो यही मिलने वाला है, क्योंकि ये वाला तो सीधा सीधा MC और RC के टर्म में आ गया। समझ में आया कुछ, तो ये मिल जाएगा। और यहाँ पे जब साइन थीटा के लिए करोगे तो ये आएगा 284.19 का स्क्वायर, ठीक है। यही कह रहा है, एक बार हॉरिजॉन्टल के लिए स्क्वायर, एक बार वर्टिकल के लिए, यानी एक बार इस इक्वेशन के लिए, एक बार इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो MC RC की वैल्यू आपको क्वेश्चन पे गिवन था, कह रहा था कि जो डिस्टेंस है रेडियल वो कितनी है, 75 है। तो यहाँ पे मैं 75 पुट कर सकता हूँ, 75। इसको और जब इसको सॉल्व करोगे आप, रूट करोगे तो ये आएगा 285.8 एंड 4। सॉल्व करके देखना। अब क्या है, ये हो जाएगा MC और ये हो जाएगा 285.84 अपान 75। इसको जब आप डिवाइड करोगे MC, तो ये आ जाएगा 3.81 kg, ठीक है। को आंसर यहाँ पे M का वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गया, ठीक है। M का वैल्यू एक तो ये फाइंड हो गया। अब आपको डायरेक्शन वगैरह भी सारी चीजें चाहिए, तो आगे बात करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। मैंने मान लिया कि यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, तो मैंने आगे बताया था आपको कि जो tan थीटा सी है, tan थीटा सी इक्वल टू, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था माइनस सिग्मा MR साइन थीटा अपान माइनस सिग्मा MR कॉस थीटा होता है, यही बताया था, ठीक। इसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे निकाल लिया है, कितना, -30.68 एंड 284.19। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -284.1 और 9। ये वाली वैल्यू जो माइनस में ली है, इसको मैं -30.68 लिख दे रहा हूं। समझ में आया, ये माइनस माइनस प्लस होगा, यानी माइनस में आंसर आएगा -9.26। ये कितना है, tan थीटा सी। tan थीटा सी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 9.26, और माइनस इंडिकेट कर रहा है कि क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में जाने वाला है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग एक माइनस में है, एक प्लस में है, कहने का मतलब ये जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। क्योंकि आपने क्वाड्रेंट पढ़ा होगा इस तरीके से, ये क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साइन में रहता है, और ये दोनों क्या होते हैं, निगेटिव के साइन में रहता है। अब एंगल बता देगा कहाँ के जवाब जाएगा, देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा एट 3.83, ये आएगा थीटा सी। अब जो थीटा सी इतना आया, अब 360 से माइनस करो, यानी अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ के लिए, तो मैं कह सकता हूं कि 360 इक्वल टू 83.83
यानी कितना आएगा 276.17। तो यहाँ पे 180 से यहाँ गया आगे, और यहाँ पे हो गया आगे, कितना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो यही कह रहा है इसका जो क्वाड्रेंट है वो कैसा है, फोर्थ है। ठीक है? तो मैं कह सकता हूं कि ये लाइस कहां कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो tan की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 0 आ रही है एक तरीके से। तो मैं कह सकता हूं ये लाइस कहां कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइस कर रहा है। ठीक है, क्यों, यहाँ जो टेंजेंट है, टेंजेंट क्या है, इस निगेटिव है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और यही आपका आंसर था। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सिर्फ फार्मूले में रखना था, थोड़ा सा समझना था लास्ट में कि वैल्यू किस तरीके से हमें रखना है। ठीक है, चलो समझते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट समझते हैं कि डायनेमिक बैलेंसिंग क्या होता है। ठीक है, तो डायनेमिक बैलेंसिंग क्या कहता है, यह कहता है कि अगर कोई प्लेन है, उस पर डिफरेंट मास काम कर रहे हैं, अगर डिफरेंट तरीके से मास काम करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो मोमेंटम कपल है वो भी क्रिएट करेगा। तो वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। किस तरीके से, कहता है कि व्हेन द सेवरल मास रोटेट इन ए डिफरेंट प्लेन, डिफरेंट प्लेन पे सेवरल मास हमारी क्या है, काम कर रहे हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन एडिशन टू बीइंग द आउट ऑफ द बैलेंस हो जाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। आल्सो फॉर्म द कपल, और एक उसमें क्या होगा, कपल फॉर्म होगा। ए सिस्टम रोटेटिंग मास इन डायनेमिक बैलेंस, उस पूरे रोटेटिंग सिस्टम को बैलेंस करने के लिए when does not exist any the resultant centrifugal force as well as the resultant couple, यानी वो सारे जीरो होने चाहिए, तब वो बैलेंसिंग की कंडीशन में आएगी, डायनेमिक बैलेंसिंग की कंडीशन में आएगी। तो कहता क्या है कि a system is said to be the dynamic balance when the resultant force जीरो हो और रिजल्टेंट जो मोमेंट है वह भी जीरो हो, तो उस कंडीशन को हम डायनेमिक बैलेंसिंग कहते हैं। जो पूरा फोर्स है वह भी बैलेंस, जो फोर्स लग रहे हैं M1 M1 की कंडीशन में, या भी जीरो हो, और जो कपल क्रिएट हो रहा है वह भी क्या हो, जीरो। तो यानी फॉर द बैलेंसिंग मास के लिए जो सिग्मा एम आर है वो जीरो हो, एंड एम आर एल जो मोमेंटम ऑफ द कपल है वह भी जीरो। एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द है, ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है, तो ये अगर जीरो है तो उसे हम कहेंगे डायनेमिक बैलेंस की कंडीशन में है। सपोज दैट यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल हम मान सकते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन है, ये मल्टी सिलेंडर इंजन है। यहाँ पे देखो मल्टी सिलेंडर इंजन काम कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, कपल क्रिएट कर रहा है। तो अगर ये देखा जाए तो डायनेमिक बैलेंसिंग कंडीशन है, नंबर ऑफ द मासेस काम कर रहा है, ठीक है, कपल भी क्रिएट कर रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, जो सिग्मा एम आर है वो भी अब जीरो लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो एम आर ओमेगा है, यानी यहाँ पे हम एम आर एल लिखते हैं, ठीक है, वह भी जीरो हो, तो हमारा जो सिस्टम है वो डायनेमिक बैलेंस की कंडीशन है। तो इस कंडीशन में फायदे क्या है, बोथ फोर्स एंड कपल मस्ट बी बैलेंस होने चाहिए डायनेमिक बैलेंसिंग की कंडीशन में। रिक्वायर्ड फॉर द मल्टीप्लेन रोटेटिंग सिस्टम, यानी मल्टीपल प्लेन रोटेटिंग सिस्टम होने चाहिए। मोर एक्यूरेट है देन द स्टैटिक बैलेंस। जो स्टैटिक बैलेंस अभी हम पढ़ा है उससे ज्यादा एक्यूरेट होता है डायनेमिक बैलेंसिंग। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो मल्टी सिलेंडर इंजन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द मल्टी सिलेंडर इंजन। ठीक है, एंड रोटेटिंग जो पार्ट है हमारे, वो भी हमारा क्या है, एक तरीके से डायनेमिक बैलेंस की कंडीशन में आता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब एक कभी कभी शॉर्ट में या 2 नंबर में एक और आपके उसमें पूछता है कभी कभी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड द डायनेमिक बैलेंसिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो मैंने इस तरीके से कंसिडर किया, अगर आप इस तरीके से एग्जाम में लिखते हैं तो नंबर अच्छे मिलेंगे। फीचर्स है, ये स्टैटिक बैलेंस है, और ये क्या है, हमारा डायनेमिक बैलेंस है। किस तरीके से देखो, यहाँ पे कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे ओनली वन फोर्स, ओनली फोर्स की बात करता है स्टैटिक बैलेंस में। लेकिन अगर डायनेमिक बैलेंस की बात करता है तो फोर्स एंड मोमेंटम दोनों की बात करता है। ठीक है, प्लेन की बात करें, यहाँ पे सिंगल प्लेन हमेशा बात करेगा, और यहाँ पे मल्टीपल प्लेन होते हैं डायनेमिक बैलेंस में। एक्यूरेसी की अगर बात करते हैं, यहाँ पे जो स्टैटिक बैलेंस है लेस होता है कंपेरिजन द डायनेमिक बैलेंस के। ठीक है, मोशन की बात करते हैं तो नो टेंडेंसी टू रोटेट एट रेस्ट। ठीक है, एंड नो वाइब्रेशन ड्यूरिंग द रोटेशन, यहाँ पे जो वाइब्रेशन के कारण है वो
रोटेशन में वाइब्रेशन के जो डिफेक्ट है वो क्रिएट नहीं होते हैं। तो ये है डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड द डायनामिक बैलेंस। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर था वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में एक जरूर पूछा जाता है, वो हम नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक यू।